सेल्स, लाइफ की ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स जो हमारी जिंदगी में होने वाले हर एक नेसेसरी फंक्शन को कैरी आउट करते हैं। अब चाहे वो बात हो प्लांट्स, ट्रीज या फिर एनिमल्स जैसे कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो बने हुए हैं इसी एक सिंगल वर्ड से, जिसने ह्यूमंस को सेंचुरीज तक फैसिनेट किया है। कई सालों पहले जब पावरफुल माइक्रोस्कोप्स भी नहीं हुआ करते थे, तब एरिस्टोटल जैसे फिलोसोफर्स ने ये सोचना चालू करा कि ये लाइफ आखिर है क्या। उन्हें जानना था ऐसे इनविजिबल कंपोनेंट्स को जो हमें एक लिविंग बीइंग बनाते हैं, और उनका ये इंतजार आखिर खत्म हुआ 17वीं शताब्दी में, जब एक इंग्लिश साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक ने इन्हें माइक्रोस्कोप से एक कॉर्क में बॉस लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में डिस्कवर किया और नाम दिया सेल का, जिन्हें आज हमारी लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। ठीक एक बिल्डिंग में लगी ईंटों की तरह जो हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज को बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि आखिर ये काम कैसे करते हैं? क्या सारे सेल्स एक जैसे होते हैं? आखिर इनमें ऐसी कौन सी स्पेशल एबिलिटीज होती हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने में हेल्प करने के साथ साथ एक दूसरे से कम्युनिकेट और फंक्शन करने में मदद करती है? अगर नहीं तो इस पूरी वीडियो में हम इन्हीं चीजों को डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि इन्हें आखिर क्यों हमारी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू टॉपिक्स। मेरा नाम है नवीन कुमावत। अब सेल्स के बारे में तो हम सब थोड़ा थोड़ा तो जानते हैं। अब चाहे वो बात हो एक छोटे से बैक्टीरियम की या फिर मैसिव ब्लू व्हेल की, इन सब चीजों के पीछे यही वो बेसिक यूनिट्स होती हैं जो इन्हें फंक्शनल बनाती है। अब ऐसा नहीं है कि इनकी साइज, शेप या फंक्शन एक जैसे हों, लेकिन ये कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स एक दूसरे से साझा करते हैं जो इन्हें सर्वाइव, ग्रो और रिप्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। 1839 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को स्टार्ट हुए करीबन 80 साल हो चुके थे, जब एक जर्मन बॉटनिस्ट नेम्ड एम्स लाइडन और एक जर्मन फिजिशियन एंड फिजियोलॉजिस्ट नेम्ड थियोडोर श्वान फॉर्मुलेटेड द सेल थियरी, जो कहती थी कि हमारे आसपास मौजूद हर एक लिविंग चीज एक या एक से ज्यादा सेल से बनी हुई है। दूसरा, ये एक ऐसी बेसिक यूनिट है जो एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और तीसरी, कि सारे सेल्स पहले से मौजूद सेल से ही बने हैं। अब ये तो हमने बात की सेल और सेल थियरी के बारे में। अब हम जानेंगे कि आखिर ये सेल्स कितने टाइप्स में हमारी अर्थ में मौजूद हैं। बाय एंड लार्ज सेल्स को उनकी इवोल्यूशनरी जर्नी और ऑर्गेनिजम्स में फंक्शनल डाइवर्सिटी को ध्यान रखते हुए दो टाइप्स में समझा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में काफी सिंपल होते हैं और ज्यादातर हमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं, लाइक बैक्टीरिया एंड आर्किया। ये ठीक एक बैचलर के रूम की तरह दिखता है जहां हर एक चीज बिखरी और अनऑर्गेनाइज्ड दिखाई पड़ती है। यहाँ मौजूद न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से यहाँ मौजूद जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए हमें साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करता दिखाई पड़ता है। यहाँ प्रेजेंट लगभग हर ऑर्गेनेल बिना किसी मेम्ब्रेन बाउंडेशन के एक ही कंपार्टमेंट में फंक्शन करते हैं, जिन्हें अक्सर यूनिसेलुलर सेल्स भी कहा जाता है। एंड दिस इज अ प्रूफ दैट व्हाई लाइफ एग्जिस्टेड इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ अर्थ फॉर्मेशन। क्योंकि अगर इतने सिंपल तरीकों से भी सेल फंक्शन कर सकते हैं, देन दिस इज नो लेस देन अ वंडर। Secondly, we have eukaryotic cells, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिन्हें हम प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई और प्रोटिस्ट में देख सकते हैं। ये ठीक एक मैरिड मैन की तरह होते हैं जो अपनी सारी चीजें एकदम परफेक्टली वेल ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। यहाँ मौजूद न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से वेल डेवलप्ड होती है, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए को बाकी सारे सेल प्रोसेसेस और ऑर्गेनल से सेपरेट रखती है, जिन्हें अक्सर हम मल्टी सेलुलर सेल्स भी बोल दिया करते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ खास और स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जो डेडिकेटेड फंक्शंस कैरी आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस एंड मेनी मोर। और इसी वजह से हम ह्यूमंस और प्लांट्स इतने एडवांस्ड फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ये यूकैरियोटिक सेल्स एक जैसे होते हैं। ये अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। प्लांट सेल की बात की जाए तो यहाँ मौजूद सेल्स काफी रिजिड होने के साथ साथ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए क्लोरोप्लास्ट कैरी करते हैं। और यही बात की जाए एनिमल सेल्स की, तो यहाँ मौजूद सेल्स में सेल वॉल्स नहीं होती। इनमें छोटे वैक्यूल्स होने के साथ साथ ज्यादा प्रोमिनेंट सेंट्रियोल्स होते हैं जो इन्हें सेल डिवीजन के वक्त काम आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनल वन बाय वन इन डिटेल, जिसमें सबसे पहले है सेल वॉल।
विच वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, जो हमें सिर्फ प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंगस की आउटर मोस्ट लेयर के फॉर्म में देखने को मिलती है, जहां इसे प्लांट्स में सेल्यूलोज, बैक्टीरिया में पेक्टिन और फंगस में चिटिन कहा जाता है, जो काफी रिजिड होने के साथ साथ सेल को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये नेचर में परमिएबल होती है, ठीक एक रेस्टोरेंट के आउटर बाउंड्रीज की तरह, जहां कोई भी आ जा सकता है। अब जब भी एक प्लांट को वाटर लूज करना होता है, ऑल्सो नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, तो यही वो एक सेल का पार्ट है जो इसे अंजाम देता है। देन वी हैव सेल मेम्ब्रेन, which was discovered by Charles Overton in 1899, जो हमें दोनों प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स में देखने को मिलती है। अब एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल ना होने की वजह से इसे ही एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर भी कह दिया जाता है, और वहीं प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंगस में द सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर, एक ऐसी पतली और फ्लेक्सिबल बाउंड्री जो बनी होती है लिपोप्रोटीन से, जिसे हम फॉस्फोलिपिड्स भी कहा करते हैं, which acts as a selective barrier, जो न्यूट्रिएंट्स को अंदर और वेस्ट को बाहर निकालने के साथ साथ सेल को दूसरे बाकी सेल से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। ये नेचर में सेमी परमिएबल होती है, जो ठीक एक रेस्टोरेंट के वॉचमैन की तरह आने जाने वाले हर एक कस्टमर और स्टाफ मेंबर्स पे ध्यान रखता है। एट नेक्स्ट वी हैव साइटोप्लाज्म, जो एक वायरस के सेल को छोड़कर बाकी सब में हमें देखने को मिलता है। सेल का एक ऐसा जेली लाइक सब्सटेंस जो एक सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनल्स को होल्ड रखता है। ये एक सेल के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के साथ साथ ऑल्सो प्रोवाइड्स ह्यूमिडिटी टू द सेल, जो बना होता है बाय द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है एक रेस्टोरेंट में मौजूद सिटिंग एरिया की तरह, जहां सारे कस्टमर्स और स्टाफ मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव न्यूक्लियस, which was discovered by Robert Brown in 1831, जिसे सेल का जेनेटिक हब, ब्रेन या फिर एक सेल का कमांड सेंटर भी कहा जाता है। सेल का एक ऐसा हिस्सा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर रहने के साथ साथ कंटेन्स न्यूक्लियोल्स एंड डीएनए ऑफ बोथ मदर एंड फादर, जो हमारे पूरे सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक एक रेस्टोरेंट के ओनर की तरह, जो वहां मौजूद अपने सारे स्टाफ मेंबर्स को गाइड करता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड को हम बोला करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और जब ये न्यूक्लियोप्लाज्म मिलता है न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म से, तो इसे नाम दिया जाता है प्रोटोप्लाज्म का, which was first discovered and described as sarcode by French biologist Félix Dujardin in 1835। लेकिन इसे एक सेल का लिविंग सब्सटेंस बताते हुए इसे नाम दिया गया प्रोटोप्लाज्म का by J.E. Purkinje in 1839। Up next we have endoplasmic reticulum, which was first observed and named ergastoplasm by Charles Garnier in 1897। ठीक 148 साल बाद इन 1945 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मौजूदगी में इसे फिर से स्टडी किया गया बाय K.R. पॉटर, एल्बर्ट क्लॉड एंड अर्नेस्ट एफ फुलम, और तब से इसका नाम पड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे दो पार्ट्स में समझा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात करते हैं पहले के बारे में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा वास्ट मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क जो बना होता है फ्लैटेंड सेक्स से, जिसे हम सेस्ट्रनाए कहा करते हैं। ये एक सेल के न्यूक्लियर एनवेलप से कनेक्टेड रहकर उसके चारों ओर देखने को मिलता है। अब यहाँ मौजूद राइबोसोम्स इसे एक रफ अपीयरेंस देते हैं, और इसीलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये एक सेल में प्रोटीन फैक्ट्री का रोल निभाता है, which produces and processes proteins with the help of राइबोसोम्स, ठीक हमारे रेस्टोरेंट में मौजूद किचन की तरह, जहां मौजूद मेन शेफ अपने प्रोटीन रिच खाना खाने वाले कस्टमर्स के लिए सिर्फ प्रोटीन वाली डिशेस बनाते हैं। इसका दूसरा पार्ट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ राइबोसोम्स नहीं होते, और इसी की वजह से ये हमें स्मूथ दिखाई पड़ते हैं, जो एक सेल में फैट फैक्ट्री का रोल निभाते हुए हमारी बॉडी में प्रेजेंट हार्मफुल सब्सटेंसेस, ड्रग्स और अल्कोहल को ब्रेक करके उन्हें डिटॉक्सिफाई करते हैं। अब अगर हमारे रेस्टोरेंट में किचन में प्रोटीन वाली जगह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फैट या लिपिड्स बनाने वाली जगह, और जब हमारी ये दोनों चीजें बनके रेडी हो जाती है तो उसे भेज दिया जाता है टू द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, जिसे हम कहा करते हैं गोल्गी apparatus, which was discovered by the Italian biologist and pathologist named Camillo Golgi in 1898। इसे एक सेल की ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ
किडनी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। एक ऐसा फ्लैटेंड सैक्स का ग्रुप जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक सेल में ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करने में, वहाँ प्रेजेंट इम्प्योरिटीज को हटाने में और सबसे इम्पोर्टेंट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से आए प्रोटीन्स और फैट को मॉडिफाई और उसे पैक करने में। ठीक एक रेस्टोरेंट के किचन में मौजूद फूड गार्निशर की तरह जो हमारे फूड को दिखने में और भी ज्यादा एलिगेंट बनाता है। इसके बाद आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, which was first discovered by Swiss biologist Albert von Kolliker in 1857। लेकिन करीब 33 साल बाद इन 1890 इसे बायोब्लास्ट का नाम दिया गया बाय रिचर्ड अल्टमैन और फाइनली इसके 8 साल बाद इन 1898 इसे नाम दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया का बाय कार्ल बेंडर, जिसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है विद द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। दिखने में ये एक राजमा की तरह होता है जहाँ मौजूद होती हैं दो मेम्ब्रेन्स। पहली आउटर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट बाकी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है और दूसरी इनर मेम्ब्रेन, एक ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर्स जिन्हें क्रेस्टेई कहा जाता है। ये फोल्ड्स एक माइटोकॉन्ड्रिया में जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा होगी इनकी एटीपी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच प्रेजेंट होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस विच कंटेन्स एंजाइम्स फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी ट्रांसफर। इनर मेम्ब्रेन के इस पार्ट को कहा जाता है मैट्रिक्स, एक ऐसा जेल लाइक रीजन जहां प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, ऑक्सीसोम्स और एक मदर के डीएनए। ये सारी चीजें एक साथ काम करके प्रोड्यूस करती हैं एनर्जी करेंसीज ऑफ द सेल, जिन्हें हम एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहा करते हैं। ये इन टोटल 36 एटीपी प्रोड्यूस करता है, ठीक एक रेस्टोरेंट में मौजूद जनरेटर की तरह जो हमारे पूरे रेस्टोरेंट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है टू कीप इट रनिंग। Then we have vacuole, which was first discovered by Antony van Leeuwenhoek in 1676। लेकिन इसे वैक्यूल का नाम दिया गया बाय फेलिक्स दुजार्दिन इन 1841। एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो हमें ज्यादातर प्लांट सेल्स में देखने को मिलता है। ये एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहा करते हैं, विच कंट्रोल्स मूवमेंट्स ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट। जिसके अंदर होता है सेल सैप, एक ऐसा पानी का सॉल्यूशन जो आयंस, शुगर्स, एंजाइम्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, पिगमेंट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट और कभी कभार प्रोटीन्स से रिच होता है। वैक्यूल्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। सेंट्रल वैक्यूल्स जो हमें प्लांट सेल्स में देखने को मिलते हैं, जो काफी बड़े और एक प्लांट सेल में 90% तक का वॉल्यूम रखते हैं। दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो हमें प्रोटिस्ट में देखने को मिलते हैं और तीसरे फूड वैक्यूल्स जो हमें दोनों एनिमल्स और प्रोटिस्ट में देखने को मिलते हैं। फंक्शंस की बात करें तो इसका सबसे मेन फंक्शन होता है स्टोरेज का, जो स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स, आयंस, शुगर्स, अमीनो एसिड्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स टू अवॉइड टॉक्सिसिटी इन साइटोप्लाज्म। ठीक एक रेस्टोरेंट में मौजूद स्टोरेज रूम की तरह जहां डिशेस बनाने के लिए सारी सब्जियां, प्रोटीन्स और इंग्रेडिएंट्स स्टोर किए जाते हैं। अब इसके कुछ बाकी माइनर फंक्शंस की बात करें तो वो है एक सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, सेल ग्रोथ और इलॉन्गेशन में अपनी भूमिका रखना और एक सेल में पीएच लेवल मेंटेन करना। At next, we have lysosomes, which was discovered by the Belgian cytologist and biochemist Christine de Douai in 1950s और इसी खोज के चलते इन्हें 1974 में नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन से सम्मानित किया गया। सेल के ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिन्हें एक सेल का सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, जो हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं एनिमल सेल्स में, जो कवर्ड रहते हैं एक सिंगल लेयर्ड फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन से, जो आइसोलेट करती है न्यूक्लियस, प्रोटीएज, लाइपेज, ग्लाइकोसिडेज, फॉस्फोफेटेज जैसे कई पावरफुल एंजाइम्स को बाकी सेल ऑर्गेनल से, जिनका सबसे मेन फंक्शन होता है सेल में आने वाले अनवांटेड सब्सटेंसेस लाइक बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करना, जिसे हम इंटरसेलुलर डाइजेशन भी कहा करते हैं। ठीक एक रेस्टोरेंट में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड और क्लीनर की तरह, जो अंदर मौजूद सभी स्टाफ मेंबर्स यानी ऑर्गेनल्स और कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करता है। एंड एज अ क्लीनर इट क्लीन्स द रेस्टोरेंट एंड द टेबल्स। दोस्तों आप कमेंट से बताइए लाइसोसोम्स के अदर फंक्शंस के बारे में। Then we have peroxisomes, which was first discovered and named microbodies by Johannes Rohiden in 1954। लेकिन ठीक 12 साल बाद in 1966 इसे नाम दिया गया peroxisomes by Christine de Douai and Perry B। ऐसे छोटे वेसिकल्स जहां प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स
जो सेल्स में मौजूद फैटी एसिड्स और केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं, ठीक एक रेस्टोरेंट में मौजूद हैंड सैनिटाइजर की तरह। अप नेक्स्ट वी हैव सेंट्रियोल्स which were discovered by both E.V. Benedin and Theodore Boveri in 1880s, जो हमें सिर्फ एनिमल्स के सेल्स में देखने को मिलते हैं। एक सेल के न्यूक्लियस के पास मौजूद ऐसे दो सिलेंड्रिकल शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे से हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, जिनके कुछ सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं सेल के शेप को मेंटेन करना, सेल के अंदर के ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करना और सेल में मौजूद सारे ऑर्गेनल्स को कहाँ रहना है ये ऑर्गेनाइज करना, ठीक एक रेस्टोरेंट में मौजूद मैनेजर की तरह, जो ये हमेशा इंश्योर रखता है कि कौन सा स्टाफ मेंबर कहाँ रहेगा। And at last, we have ribosomes, which was discovered by Romanian American cell biologist George Emil Palade in 1953. हमारे सेल में मौजूद ऐसी कॉम्प्लेक्स मशीन्स जो रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जो हमें दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलते हैं, जहां प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये छोटे होते हैं और वहीं यूकैरियोटिक सेल्स में बड़े। इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जहां हर एक यूनिट के पास अपने खुद के आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें से पहली होती है स्मॉल सब यूनिट। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स की बात की जाए तो यहाँ प्रोकैरियोट्स में 16S rRNA और यूकैरियोट्स में 18S rRNA प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स में ये रफली 21 और यूकैरियोट्स में इससे ज्यादा होते हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है न्यूक्लियस से आए mRNA को ठीक से पढ़कर tRNA के साथ प्रोटीन बनाना। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर ये rRNA, tRNA और mRNA है क्या, तो डोंट वरी, आगे हम इसे बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे। सेकेंडली वी हैव लार्ज सब यूनिट। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स की बात की जाए तो यहाँ प्रोकैरियोट्स में 23S और 5S rRNA और यूकैरियोट्स में 28S और 5S rRNA प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स में ये रफली 31 और यूकैरियोट्स में इससे ज्यादा होते हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है अमीनो एसिड्स के बीच बनने वाले पेप्टाइड बॉन्ड को कैटलाइज करना। इन राइबोसोम्स में 3 फंक्शनल साइट्स होती हैं, जिसमें से पहली होती है ए साइट, जहां अमीनो एसिड के साथ आने वाला tRNA एंटर करता है, पी साइट जो इस tRNA को फोल्ड करता है, और तीसरा ई साइट जहां ये tRNA अपने अमीनो एसिड्स को ड्रॉप करके बाहर निकल जाता है। You may take a screenshot of this table to understand the availability of these cell organelles in plant cell and animal cell. Now let's understand कि आखिर ये सारे ऑर्गेनल्स एक साथ काम कैसे करते हैं इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। अब मान लो हमारा सेल एक रेस्टोरेंट है, एंड एज वी ऑल नो हर रेस्टोरेंट का एक ओनर भी होता है, और हमारे सेल में ये ओनर होता है हमारा न्यूक्लियस। अब जब भी कोई कस्टमर हमारे रेस्टोरेंट में आता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, जो हमारे रेस्टोरेंट में एक सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका निभाते हुए सिर्फ वैलिड कस्टमर्स को ही एंट्री देता है, तो उसका सबसे पहला काम होता है ऑर्डर देना। ये ऑर्डर लेता है हमारा न्यूक्लियस, और सारे ऑर्डर अच्छे से लिख लेने के बाद हमारे रेस्टोरेंट का ओनर एक रेसिपी बुक निकालता है, जिसमें सारी डिशेस की रेसिपीज लिखी होती हैं, और इसी रेसिपी बुक को बोला जाता है डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इस रेसिपी को किचन तक ले जाने का काम करता है आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो 2 तरह के होते हैं, tRNA एंड mRNA। अब हमारा न्यूक्लियस यानी ओनर एक पर्टिकुलर डिश की रेसिपी निकाल कर देता है अपने मैसेंजर को, जो होता है mRNA। अब ये मैसेंजर उस रेसिपी को पहुंचाता है किचन में प्रेजेंट हमारे मेन शेफ को, और इसी मेन शेफ का नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसने सेल के किचन में 2 स्पेसेस बना रखे हैं, एक जहां सिर्फ प्रोटीन वाली चीजें बनेंगी जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं, और दूसरा जहां सिर्फ फैट वाली चीजें बनेंगी जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं। अब क्योंकि मेन शेफ सिर्फ गाइड करता है, तो ये रेसिपी बनाने का काम करता है राइबोसोम, जिसे उसका असिस्टेंट रेसिपी बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स लाके देता है, और इस असिस्टेंट का नाम होता है tRNA। अब जब तक रेसिपी तैयार हो रही होती है, उस वक्त हमारे रेस्टोरेंट की टेबल्स और फ्लोर को साफ रखने का काम करते हैं लाइसोसोम्स, और हमारे पूरे रेस्टोरेंट को एनर्जी सप्लाई करने का काम करता है वहां मौजूद जनरेटर यानी माइटोकॉन्ड्रिया। रेसिपी बनने के जस्ट बाद इसे और सुंदर बनाता है हमारा गोल्गी अपैरेटस बाय सम मॉडिफिकेशंस एंड गार्निशिंग्स। इसके जस्ट बाद इस रेसिपी को हमारा गोल्गी अपैरेटस पैक करके हमारे रेस्टोरेंट के स्टोरेज और सिटिंग एरिया में ट्रांसफर कर देता है, जिसे हम वैक्यूल्स भी बोला करते हैं। अब अगर आप इन डीएनए और आरएनए के बीच होने वाले प्रोसेसेस और एंजाइम्स को जानना चाहते हैं, देन डू वॉच अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब हम सब ये तो जानते हैं कि एक सेल में मौजूद सेल मेम्ब्रेन का काम होता है सेल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनल्स को
बाहर मौजूद दूसरे सेल से सेपरेट करना और एक सेल से दूसरे सेल तक चीजों को ट्रांसफर करना। लेकिन ये चीजों का ट्रांसफर आखिर होता कैसे है? इसे समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसे परफॉर्म करने के लिए किसी भी तरह का एनर्जी का यूज नहीं होता, जिसमें आते हैं 2 प्रोसेसेस, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब अगर आप इन दोनों प्रोसेसेस को अच्छे से जानना चाहते हैं, देन डू वॉच आवर डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट। दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसे परफॉर्म करने के लिए सेल को एटीपी यानी एनर्जी का यूज करना पड़ता है, जहां सब्सटेंसेस को उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध मूव कराया जाता है व्हाइल यूजिंग एटीपी, जिसके कुछ सबसे मेन एग्जांपल हैं एक सेल के पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप का यूज करना और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन पंप्स का यूज होना। तीसरा है बल्क ट्रांसपोर्ट, जहां आते हैं 2 प्रोसेसेस, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। बात करते हैं पहले के बारे में, एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस जहां सेल मेम्ब्रेन किसी बाहरी सब्सटेंस को इनगल्फ यानी अंदर लेना चाहे तो वहां यही प्रोसेस काम आया करता है। जहां पहले एक सेल मेम्ब्रेन किसी सब्सटेंस को इनगल्फ करना चाहे तो वो उसके अराउंड एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाती है एंड देन पिंचेस ऑफ इनसाइड द सेल एज अ वेसिकल। ये सब्सटेंसेस अब कुछ भी हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स, फ्लूइड्स और समटाइम्स लार्जर पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया। बात करते हैं दूसरे प्रोसेस के बारे में, एक्सोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस जहां सेल मेम्ब्रेन अगर कोई सब्सटेंस सेल के बाहर रिलीज करना चाहे तो वो हमारे सेल के अंदर मौजूद वेसिकल्स को अपने साथ फ्यूज यानी जोड़ लेती है और फिर वो वेसिकल्स उन सब्सटेंसेस को बाहर रिलीज कर देते हैं। अब ये सब्सटेंसेस एक सेल के वेस्ट मटेरियल्स भी हो सकते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स लाइक हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी। अब हम सब ये तो जान गए हैं कि एक सेल काम कैसे करता है, राइट? अब हम जानेंगे कि आखिर एक सेल डिवाइड कैसे होता है। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर एक सेल को डिवाइड होने की जरूरत है ही क्यों? इसका सबसे पहला कारण है ग्रोथ। अब जैसे जैसे वक्त के साथ साथ हम में और हमारे आसपास मौजूद ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आया करते हैं, वो और कुछ नहीं बल्कि सेल्स की ग्रोथ ही है। दूसरा कारण, रिपेयर एंड हीलिंग। अब जब भी हमें और हमारे आसपास मौजूद ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में कोई डैमेज हुआ करता है तो वहां भी सेल का डिवाइड होना एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तीसरा कारण, रिप्रोडक्शन, जहां एक ऑर्गेनिज्म या एनिमल अपने जैसा एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं, विच इंश्योर्स जेनेटिक कंटिन्यूटी एंड वेरिएशंस। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक प्लांट और एक एनिमल में आखिर रिप्रोडक्शन होता कैसे है, देन डू वॉच आवर डेडिकेटेड वीडियो ऑन रिप्रोडक्शन, जहां हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में आने वाले हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब जब भी कोई सेल डिवाइड होता है तो वो एक सिस्टमैटिक फॉर्म में होता है, जिसे बायोलॉजी में सेल साइकिल कहा करते हैं, जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके समझा जाता है, इंटरफेस और एम फेज। अब अगर हम इसे हमारे रेस्टोरेंट के एग्जांपल से समझे तो जब भी कोई फेमस रेस्टोरेंट अपनी नई ब्रांच खोलने की सोचता है तो उसे हम बोलेंगे इंटरफेस, और जब एक्चुअली में वो ब्रांच खुल जाए तो उसे हम बोलेंगे एम फेज। बात करते हैं पहले फेज के बारे में, इंटरफेस, जहां मौजूद होते हैं 3 सब फेजेस। पहला, G1 फेज, जहां स्टार्ट होती है एक नई ब्रांच खोलने की प्रिपरेशन, यानी उस नई ब्रांच की ग्रोथ कैसे होनी है और कैसे वहां हमें हमारी रेसिपी बुक देनी है, जिसे हम DNA भी कहा करते हैं। देन वी हैव S फेज, जहां होता है DNA सिंथेसिस और क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, यानी हमारे रेस्टोरेंट की नई ब्रांच में कौन सी डिशेस हमें वहां मेन्यू में रखनी है और कौन सी नहीं। और तीसरा, G2 फेज, जहां होती है डिवीजन की प्रिपरेशन और फर्दर ग्रोथ की बातें, कि कैसे हम उस नए रेस्टोरेंट का एडवर्टाइजमेंट करेंगे और कैसे उसे ग्रो। अब याद रहे, अभी तक हमारा रेस्टोरेंट यानी सेल डिवाइड नहीं हुआ है, अभी तक सिर्फ प्रिपरेशन चल रही थी। मेन डिवीजन का काम चालू होता है हमारे सेल साइकिल के दूसरे पार्ट में, जिसे हम कहा करते हैं एम फेज, जिसे माइटोटिक फेज भी बोला जाता है। इस फेज को बेसिकली 2 प्रोसेस में समझा जाता है, जो है माइटोसिस और मियोसिस। बात करते हैं पहले के बारे में, माइटोसिस। ये प्रोसेस हमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। ये डिवीजन बेसिकली बॉडी टिश्यूज में ग्रोथ, रिपेयर और जर्नल सेल रिप्लेसमेंट के लिए होता है। एक सेल डिवीजन के प्रोसेस को माइटोसिस तब बोला जाता है व्हेन अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट, उन दोनों डॉटर सेल्स में उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में थे। अब अगर हम इसे अपने रेस्टोरेंट के एग्जांपल से समझे तो जब हम अपने खुद के ही शहर या स्टेट में अपने रेस्टोरेंट की एक नई ब्रांच खोलें तो जो खाने का मेन्यू या रेसिपीज होंगी वो बिल्कुल एक जैसी होंगी, विदाउट एनी चेंजेस। सेकेंडली वी हैव मियोसिस। ये डिवीजन बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त होता है फॉर प्रोड्यूसिंग गैमेट्स इन ऑर्गेनिजम्स।
एक सेल डिवीजन के प्रोसेस को मियोसिस तब बोला जाता है व्हेन अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू प्रोड्यूस 4 नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल्स ईच विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द पेरेंट सेल। अब अगर हम इसे अपने रेस्टोरेंट के एग्जांपल से समझे तो जब हमें अपनी स्टेट के बाहर किसी दूसरी स्टेट या यूटी में अपनी नई ब्रांच खोलनी हो तो हमें उस स्टेट के अकॉर्डिंगली अपने मेन्यू या रेसिपी को एडजस्ट करना पड़ता है। You may take a screenshot of this table to understand these two processes in short. With this, now we are completed with all the important topics of this chapter. That's all about today's video, and yes, keep learning.